हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय। इसके कंसेप्ट को, इसके थ्योरी को बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट को नहीं देखा है प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, या फिर सर्च कीजिएगा इकोनॉमिक्स बाय गुलाब सर चैप्टर 1, आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक लास्ट तक क्लास को देखिएगा। सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा, कंसेप्ट सारा चीज बैठ जाएगा दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। हमको क्लास 12 में दो किताब पढ़ना है, एक है आपका व्यष्टि और एक है आपका प्यारे बच्चों समष्टि। एक है आपका व्यष्टि और एक है आपका समष्टि। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जब भी पूछे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं? एक कंपनी के बारे में, एक कस्टमर के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक व्यापारी के बारे में, एक दुकानदार के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग एक कंपनी का अध्ययन करेंगे, जब हम लोग एक वस्तु की कीमत का निर्धारण करेंगे, जब हम लोग एक टी शर्ट का कीमत का निर्धारण करेंगे, जब एक उत्पादन करने वाले इकाई को देखेंगे, तो इसका अध्ययन कहां पर करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। याद रहेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक का मतलब होता है व्यक्तिगत। एक का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। तो जब भी बात आएगी प्यारे बच्चों व्यक्तिगत कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कहां करते हैं? व्यष्टि में। व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन कहां करते हैं? व्यष्टि में। व्यक्तिगत कंपनी का अध्ययन कहां करते हैं? व्यष्टि में। और समष्टि में किसका अध्ययन करते हैं? तो समष्टि में प्यारे बच्चों संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, पूरा भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कितना भारत का राष्ट्रीय आय है, गरीबी का स्तर क्या है, रोजगार का क्या स्तर है, ये सब का अध्ययन करते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, जहां पर भी आपको दिखेगा, जहां पर भी दिखेगा राष्ट्र, आप वहां पर सीधा लगा देंगे समष्टि। राष्ट्र की संपत्ति का अध्ययन, राष्ट्र की आय का अध्ययन, राष्ट्र में रोजगार का क्या स्तर, इन सब का अध्ययन कहां करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत की बात जब भी आएगी तो हमने क्या कहा? व्यष्टि में चला जाएगा। आर्थिक समग्र, समग्र का मतलब होता है पूरा, तो जब भी आएगा पूरा, या फिर आएगा समग्र, या फिर आएगा पूर्ण, या फिर आएगा संपूर्ण, या फिर आएगा जो है राष्ट्र। ये सब शब्द जब भी देखने को मिले, सीधा आप कहेंगे कि भाई इसका अध्ययन कहां करेंगे? समष्टि में। टोटलिटी का अध्ययन समष्टि में करते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हमारा प्यारे बच्चों व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करेंगे, राष्ट्र का अध्ययन समष्टि में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला प्यारे बच्चों, उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है। उत्पादन के तकनीक का चयन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हो, तो कौन सा तकनीक अपनाने जा रहे हो आप, यानी वस्तु का जो उत्पादन करेंगे। मान लीजिए आप ये कलम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो कलम का उत्पादन कैसे करना चाहते हैं? हाथ से उत्पादन करना चाहते हैं या फिर मशीन से? ठीक है, तो जब वस्तु का उत्पादन हाथ से होता है तो इसको बोलते हैं श्रम प्रधान तकनीक। क्या बोलते हैं इसको? श्रम प्रधान तकनीक। और जब वस्तु का उत्पादन मशीन से होता है, इसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। कौन सा तकनीक? पूंजी प्रधान। आ रही बात समझ में? तो हमको कह रहा है कि उत्पादन तकनीक के चयन का मतलब क्या है? तो उत्पादन के तकनीक का चयन का मतलब है कि वस्तु का उत्पादन कैसे करने जा रहे हैं आप? हाथ से करने जा रहे हैं या मशीन से? मतलब कि वस्तु का जो उत्पादन करने जा रहे हैं कैसे करने जा रहे हैं, यानी उत्पादन कैसे करें, इस समस्या का समाधान। तो उत्पादन कैसे करें, ये हमारा इसका मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है? तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया था चैप्टर में। उत्पादन संभावना वक्र यही है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर एक वस्तु है और एक दूसरा वस्तु इधर है। दो वस्तुओं के उत्पादन की मात्राओं को दर्शा रहा है उत्पादन संभावना वक्र। तो पहला चीज, ये कितने वस्तु को दिखाता है? दो वस्तु को दिखाता है। दूसरा, इसका आकार कैसा होता है? तो ये बाएं से, ये हो गया बायां भाग लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड।
तो ये बायां से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, इसका ढाल कैसा होता है उत्पादन संभावना वक्र का, तो प्यारे बच्चों ढाल कैसा होता है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और जो ग्राफ नीचे की ओर गिरता है उसका ढाल नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक हो रहा है। और उत्पादन संभावना वक्र का आकार ये कैसा है, तो ये इसका मुंह जो है मूल बिंदु की तरफ खुला हुआ है, ये किधर देख रहा है, मूल बिंदु की तरफ। और एक ग्राफ होता है ऐसा जो कि मूल बिंदु से इधर होता है। तो जब हमारा ग्राफ ऐसा होगा इसको बोलते हैं उन्नतोदर। क्या बोलते हैं इसको, उन्नतोदर। और जब हमारा ग्राफ ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं नतोदर। क्या बोलते हैं इसको, नतोदर। और इसी को बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं इसको, अवतल। और उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हमने बताया था आपको, ये कैसा होता है, रूपांतरण होता है ना। कौन सी विशेषता पाई जाती है, रूपांतरण। क्योंकि भाई एक वस्तु का अगर उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरा वस्तु का उत्पादन घटने लगता है। 1 बीघा खेत है, अब पूरे खेत में आपने चावल लगा दिया तो गेहूं का उत्पादन 0 हो गया। पूरे खेत में गेहूं लगा दिया तो चावल का उत्पादन 0 हो गया। अगर चावल ज्यादा लगाएंगे तो गेहूं कम होगा, चावल कम लगाएंगे तो गेहूं ज्यादा होगा, यानी रूपांतरण हो रहा है, तो इसको रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये अवतल होता है, बिल्कुल अवतल होता है, बिल्कुल सही बात। 2 वस्तुओं को दर्शाता है, बिल्कुल 2 वस्तुओं को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात। इसे रूपांतरण रेखा भी कहते हैं, बिल्कुल इसको रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर कीमत को ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कीमत यानी मूल्य को ध्यान में रख करके, तो कीमत को कब ध्यान में रखते हैं हम लोग, कीमत को तब ध्यान में रखते हैं जब हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना हो। भाई हम देख रहे हैं कि किसका उत्पादन करें तो हमें लाभ होगा, मकई का उत्पादन करें या चावल का। देख रहे हैं यार मकई का उत्पादन करने से बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, तो मकई का उत्पादन हम ज्यादा करने लगते हैं। तो कीमत में ध्यान में रख करके, कीमत को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में, इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला, इनमें से किन का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं। तो एक का अध्ययन कहां करेंगे, व्यष्टि में करेंगे। व्यक्तिगत का अध्ययन कहां करेंगे, व्यष्टि में करेंगे। व्यक्तिगत का अध्ययन कहां करेंगे, व्यष्टि में करेंगे। लेकिन बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का मतलब हुआ भाई पूरे भारत की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, और जब पूरा भारत आ जाएगा तो ये समष्टि में चला जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका अध्ययन हम लोग व्यष्टि में नहीं करते हैं, बाकी सबका अध्ययन करते हैं व्यष्टि में। चाहे एक उपभोक्ता यानी एक कस्टमर हो, एक व्यक्तिगत फर्म हो, कोई एक उद्योग, एक फैक्ट्री हो, इन सब का अध्ययन व्यष्टि में करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन नहीं है। तो उत्पादन के कितने साधन, उत्पादन के 5 साधन। कितने साधन उत्पादन के, उत्पादन के 5 साधन। कौन कौन सा, तो हमारा है पहला भूमि, दूसरा है हमारा पूंजी, तीसरा हमारा है श्रम, और चौथा हमारा है उद्यमी, और 5वां हमारा है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। ठीक है, टेक्नोलॉजिया। तो ये 5 उत्पादन के साधन है। भूमि बिल्कुल सही है, श्रम बिल्कुल सही है, पूंजी बिल्कुल सही है, लेकिन मुद्रा हमारा नहीं है उत्पादन का साधन। मुद्रा क्या है, तो सर मुद्रा लेन देन का माध्यम है। मुद्रा क्या है, लेन देन का माध्यम है। भाई आप पैसा लेके जाते हो, सामान खरीदते हो, तो ये क्या है, मुद्रा क्या है, लेन देन का एक माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको बोलते हैं विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है, जल्दी से बताएंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हमने बताया कि ये कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, इसलिए इसका ढाल हमारा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। और ये इधर होता है मूल बिंदु की तरफ, इसलिए ये कैसा होता है, नतोदर होता है, नतोदर। इसी को बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं इसको, अवतल। ये कैसा होता है ढाल, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, तो ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात। मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर नहीं, नतोदर होता है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है। आपको बताना है इसमें से आर्थिक समस्या क्या है। अनंत सीमित संसाधन, भाई संसाधन तो सीमित ही होते हैं, सही बात है। अनंत इच्छाएं, इच्छाएं हमारा अनंत होती है, आवश्यकताएं हमारा कैसी होती है, असीमित होती है, अनंत होती है, बिल्कुल सही बात है। और अगला हमारा कह रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्टतम प्रयोग यही है। तो है हमारा मेन समस्या। समस्या ये दोनों भी है, लेकिन मुख्य रूप से दोनों का यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है कि हमारी जो आवश्यकता कैसी हो गई, अनंत हो गई, असीमित हो गई, और हमारे पास संसाधन कैसे हो गए, सीमित हो गए। अब हमारी जितनी असीमित आवश्यकता, असीमित आवश्यकता मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास मोबाइल है तो फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, बढ़िया सा घर चाहिए, बढ़िया सा जो है कार बंगला ये सब चाहिए, मर्सिडीज BMW चाहिए,
आवश्यकताएं अनंत है, सोचने का सोच रहे हैं, लेकिन संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में। पैसा जेब में 100 रुपया और सोच रहे हैं BMW के बारे में, है कि नहीं। तो जब हमारा सीमित संसाधनों का उत्कृष्टतम प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसी को तो बोलते हैं, यही तो है समस्या का समाधान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन, यानी उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस समस्या का समाधान है। प्यारे बच्चों, ये हमारा है उत्पादन संभावना वक्र। इसमें से कोई एक बिंदु उठा लिए, ये बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु का नाम है ए। तो ये बिंदु हमारा क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है हमारा वस्तु यहाँ पर एक है और ये हमने ले लिया वस्तु दो। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया चावल वस्तु एक के रूप में और यहाँ पर हमने ले लिया गेहूं। तो ये हमारा बिंदु ए क्या दर्शा रहा है, हमारा बिंदु ए दर्शा रहा है वस्तु चावल जो है इसकी कितनी उत्पादन हो रही है और गेहूं की उत्पादन कितनी हो रही है, यही दिखा रहा है ना भाई, दो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा। अर्थात ये हमें बता रहा है उत्पादन क्या किया जाए, चावल का उत्पादन या गेहूं का उत्पादन, कलम का उत्पादन या बंदूक का उत्पादन, कॉपी का उत्पादन या कलम का उत्पादन, किसका उत्पादन किया जाए, यानी क्या उत्पादन किया जाए। ये हमारा समस्या का समाधान हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र के एक बिंदु का चयन ये बताता है कि उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन क्या किया जाए, यानी क्या उत्पादन किया जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीके से एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और किसी भी बोर्ड से हैं आप, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं प्यारे बच्चों, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका ये गुलाब सर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएगा अच्छी तरह से। ये सारा चीज टेस्ट, पीडीएफ, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सारा चीज आपको कहां पर मिलेगा, आपको मिलेगा उम्मीद बैच में, है ना। कौन सा बैच, उम्मीद बैच, याद रखिएगा। और ये उम्मीद बैच आपका कहां पर चलता है प्यारे बच्चों, तो आपका एक क्लास है, एप्लीकेशन है UMID, उम्मीद क्लासेस। उम्मीद क्लासेस आपका ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, टेंशन लेना नहीं है। बहुत मिनिमम फी है, इतना मिनिमम फी है ना, आपको मिलेगा नहीं। सिंगल सब्जेक्ट 149 रुपीज है और पूरा सारा सब्जेक्ट का मिला करके पढ़ेंगे तो 499 रुपया होगा। ठीक है, इसमें सारी सुविधाएं आपका, चाहे 2009 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन बैंक हो गया, गेस क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप उसके बाद आपका मॉडल पेपर हो गया जो बोर्ड ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, मॉडल पेपर, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है, प्राइवेट लोगों का अधिकार होता है। तो हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था बताया था कि जब 5 उत्पादन के साधन है, जब इन 5 उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाए, प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार हो जाए, इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी को बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। और जब इन 5 उत्पादन के साधन, कौन सा उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, जब इन 5 उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण हो जाए, गवर्नमेंट यानी कि सरकार का नियंत्रण हो जाए, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर इन 5 उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो और साथ साथ में गवर्नमेंट यानी कि सरकार का भी नियंत्रण हो, तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर दोनों मिलकर के चला रहा है। तो हमको कह रहा है निजी व्यक्ति का अधिकार, ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है बताइए, राष्ट्र का? नहीं भाई, राष्ट्र का बात जब भी आएगा सीधा हम लोग क्या मार देंगे, समष्टि मार देंगे। राष्ट्र मतलब समष्टि, ठीक। राष्ट्र का बात जब भी आएगा समष्टि, है ना। एक का बात जब भी आएगा व्यष्टि, तो एक का अध्ययन करते हैं, एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? बताइए जल्दी से, कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर निजी व्यक्ति और सार्वजनिक यानी कि सरकार दोनों का अधिकार, भाई दोनों का अधिकार, यानी निजी प्राइवेट भी है और सरकार भी है, तो दोनों का मिलकर के जो होता है, इसी को तो बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वस्तु है? आर्थिक वस्तु किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, वस्तु से पहले क्या लगा है, आर्थिक। आर्थिक वस्तु बोलते हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं और जिसका बाजार में कुछ ना कुछ कीमत हो, उसको बोलते हैं आर्थिक वस्तु। अगर कोई कीमत नहीं है वो आर्थिक वस्तु के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, टेलीविजन, भाई टेलीविजन को हम आंख से देख सकते हैं, इसको हाथ से छू सकते हैं और इसका बाजार में कुछ ना कुछ कीमत होता है। टेलीविजन फ्री में मिल जाएगा क्या? दुकानदार दे देगा कि भाई मुझे मैच देखना है, फाइनल मैच, और आप टीवी दे दीजिए, दे देगा? पहले 20,000 पे करना पड़ेगा, पहले 25,000 रुपया देना पड़ेगा, तब जाकर के देगा, मतलब इसका कीमत होता है। तो ये आर्थिक वस्तु कहलाएगा। हवा, भाई हवा में सांस सब कोई ले रहा है, इसके लिए कोई पैसा देना जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। सूर्य का प्रकाश, क्या पैसा चुकाते हो उसके बदले में? नदी का पानी, क्या पैसा चुकाते हो क्या? नहीं ना, तो इसका कोई कीमत होता है क्या?
नहीं होता है। लेकिन यही हवा अगर गैस सिलेंडर में भर करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो इसके बदले में पैसा चुकाना पड़ेगा, वो आर्थिक वस्तु के अंदर चला जाएगा, फिर कीमत हो गया ना भाई। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर टेलीविजन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है भाई? सब किसके लिए काम कर रहा है ना? अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कि भाई मेरी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है मेरा, कि भूख लगे तो कुछ खाने को मिल जाए, प्यास लगे तो पानी पीने को मिल जाए, बीमार पड़े तो स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, सर को ढकने के लिए मकान मिल जाए, बढ़िया किस्म का शिक्षा उपलब्ध हो जाए, शुद्ध पानी मिल जाए, बिजली की व्यवस्था मिल जाए, यही सबके लिए काम कर रहे हैं ना। तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सभी व्यक्ति काम करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सारी सुविधाएं मिल जाए। तो सब प्रत्येक व्यक्ति जो काम कर रहा है किसके लिए? भोजन के लिए बिल्कुल, वस्त्र के लिए बिल्कुल, आवास के लिए बिल्कुल, और ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी मानव की आवश्यकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो काम कर रहा है भाई, हम यहाँ पर आपके सामने पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं कि हमको 2 टका आएगा, 2 टका आएगा तो क्या होगा? मेरा पेट भरेगा, साथ साथ में क्या होगा? शरीर को ढकने के लिए कपड़ा ले पाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर को दिखा पाएंगे, सारी चीजें हैं ना इसी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आवश्यकताएं कैसी होती है? ध्यान दीजिएगा, 2 बातें ध्यान रखिएगा। एक होता है, एक हमारा आवश्यकता, 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एक आपका आवश्यकता और दूसरा आपका संसाधन। ठीक है, संसाधन यानी उत्पादन के संसाधन बोलो, किसी को उत्पादन के साधन बोलो। ठीक है, तो आवश्यकता जो होते हैं ये क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ध्यान रखेंगे, आवश्यकता कैसे होते हैं? अनंत। इसी को बोलते हैं असीमित। आवश्यकता कैसे होते हैं? असीमित, है ना, असीमित होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। और जो हमारा जो साधन होते हैं ये कैसे होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं। कैसे सर संसाधन सीमित कैसे होते हैं? भूमि आपके पास 5 बीघा है तो 5 ही बीघा रहने वाला, ऐसा नहीं कि आज रात में सोए कल जाकर के 10 बीघा हो गया, ऐसा है क्या? पैसा जेब में 100 रुपया है तो कल भी निकालोगे तो जेब से 100 रुपया ही रहने वाला है। लेकिन आपकी आवश्यकताएं अनंत हो जाती है, कब बीमार पड़ जाए, कब डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए। आपके पास जो समय है, समय भी क्या है? संसाधन है। 24 घंटा ही फिक्स है आपके पास, 24 घंटा से ज्यादा किसी को नहीं मिलने वाला। अरे बस समझ में? तो संसाधन क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं अनंत होती है। भाई ये चाहिए, वो चाहिए, राजघराने में मेरा शादी हो जाए, बढ़िया स्कूल, बढ़िया यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा ले हम, यही सब तो है आवश्यकता, है कि नहीं? तो हमारी जो आवश्यकता होती है कैसी होती है? हमारी आवश्यकता असीमित होती है यानी अनंत होती है। और संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, लाजवाब। आप लोग दिल से एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्लास कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, चुपके से। ठीक, आगे बात करते हैं। संसाधन होते हैं, संसाधन कैसे होते हैं? संसाधन सीमित होते हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपके लिए मैं हलवा बना दूंगा। इकोनॉमिक्स से डर लगता है तो घर में बैठ, इकोनॉमिक्स से डर लगता है तो घर में बैठ, जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। ये इकोनॉमिक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूबना नहीं है, डूब के पार कर जाना है इस इकोनॉमिक्स से, ठीक है। चलिए, हमें चुनाव क्यों करना पड़ता है? हमें क्यों चुनाव करना पड़ता है भाई, बताइए। हम जो चुनाव करते हैं, क्यों चुनाव करते हैं किसी चीज का? इसलिए चुनाव करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, ठीक। अब मेरा माइंड में क्या आ रहा है आवश्यकता के रूप में कि भाई मुझे एक नया मूवी आया है सैयारा, अब सैयारा मूवी मुझे देखने आना है ना। आपको भूख लग गया तो आप सोच रहे कि यार मार्केट जाते समोसा खा लेते। अरे यार गुलाब सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो गुलाब सर तो नोट कॉपी लेने बोले थे एक, तो नोट कॉपी भी लेना है। अरे भाई नोट कॉपी लोगे तो कलम लोगे तब ना उसमें लिखोगे, तो कलम भी ले लेना है। छोटा भाई घर में है, वो रोएगा, उसके लिए खिलौना भी ले जाना है ना। तो देखो 100 रुपया में इतना सारा दिमाग में आ रहा है, तो आवश्यकता हो गया अनंत, लेकिन संसाधन हमारा लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में। अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो आर्थिक समस्या, हमें चुनाव जो करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी आवश्यकता अनंत होती है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, क्योंकि संसाधनों का हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक प्रयोग क्या हुआ? 100 रुपया में चाहे तो मूवी देखो और समोसा खाओ और नोट कॉपी लो, बाकी कलम और खिलौना नहीं होगा। अगर खिलौना लेना चाहते हो, कलम लेना चाहते हो, कॉपी लेना चाहते हो, समोसा खाना चाहते हो, तो मूवी देखने नहीं पाओगे, क्योंकि पैसा 100 रुपया है ना, लिमिटेड है ना, संसाधन सीमित है। तो जो ज्यादा जरूरत है उसको पहले कर लो। मूवी देखना उतना जरूरी नहीं है, पेट भरना ज्यादा जरूरी है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बस खिलौना भाई के लिए ले लो, ठीक है, अगर ये सारा चीज से हो जा रहा है तो ले लो। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारा क्या करना पड़ता है? तालमेल बैठाना पड़ता है। तो इनमें से सभी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, जल्दी बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र एक का अध्ययन करते हैं क्या? नहीं सर व्यष्टि में करते। एक का अध्ययन करते हैं व्यष्टि में, एक का अध्ययन करते हैं नहीं सर व्यष्टि में। तो एक उत्पादक, एक फर्म, एक कंपनी, एक उद्योग, एक दुकानदार, इन सब का अध्ययन एक वस्तु कहां पर करेंगे? व्यष्टि में। लेकिन जब भी आएगी बात राष्ट्र का, चले जाएंगे समष्टि में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है?
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कितनी होती है? 3 होती है। अर्थव्यवस्था की कितनी केंद्रीय समस्या? 3। याद रखिएगा। पहला समस्या क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा समस्या कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा समस्या किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की 3 समस्याएं पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे चैप्टर में? याद है ना? बिल्कुल याद है सर। क्या उत्पादन किया जाए? कलम का या कॉपी का, बंदूक का या मक्खन का, चावल का या गेहूं का? क्या उत्पादन किया जाए? कैसे उत्पादन किया जाए? हाथ से या मशीन से? किसके लिए उत्पादन किया जाए? बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए या शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए, अमीर के लिए या गरीब के लिए? किसके लिए उत्पादन किया जाए? तो ये 3 समस्याएं होती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे यानी कैसे उत्पादन किया जाए मतलब किस विधि से यानी हाथ से या मशीन से, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये 3 समस्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये समस्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? वैसे व्यष्टि, वैसे व्यक्तिगत, व्यक्तिगत उपभोक्ता का अध्ययन, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन, व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन। हमने पहले ही कहा जहां भी एक आएगा, जहां भी व्यक्तिगत आएगा वो हमारा चला जाएगा व्यष्टि में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती है? विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, कोई भी देश उठा लो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, जितना भी देश ले लो उठा करके, सारे देश में क्या होता है? सरकार होता है कि नहीं होता है? और सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? प्राइवेट लोग भी अपना पैसा लगाते हैं। तो भाई जहां पर सरकार भी हो जाए और निजी व्यक्ति भी हो जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लगभग सभी देशों में सरकार होती है और लगभग सभी देशों में वर्तमान में क्या होता है? निजी व्यक्ति भी निवेश करता है। तो ये कहलाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। क्या कहलाएंगे सभी के सभी देश? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? जल्दी से बताइए, उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है कैसा होता है? तो ये आकार होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, और कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। कैसा होता है? नतोदर। इसी को बोलते हैं अवतल, है ना, अवतल। और इसी को बोलते हैं कभी कभी अवनतोदर, अवनतोदर, अवनतोदर। ठीक, कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। गलत बात, क्या होता है? नतोदर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला हमारा है इनमें से किसी संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रखेंगे। कौन सा संसाधन है जिसको भूमि के अंतर्गत नहीं रखेंगे? बताइए। नदी, भाई नदी भूमि से होकर के बहती है, बिल्कुल सही बात है। जंगल, भाई जो जंगल हमारा उगता है वो तो भूमि पर ही तो उगता है। खदान, जो खनिज संसाधन के जो खान होते हैं वो क्या होते हैं? जमीन के अंदर ही होते हैं। ये सब के सब भूमि संसाधन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मशीन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? है क्या यहाँ पर? नहीं ना, मशीन हमारा एक अलग कैटेगरी में चला जाएगा, खनिज संसाधन में चला जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? तो 3 समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और उत्पादन का वितरण कैसे हो, मतलब गरीब के लिए या फिर अमीर के लिए, गाँव के लिए या फिर शहर के लिए, महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए, किन के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है माइक्रोज निम्नांकित में से किससे संबंधित है? माइक्रो जो शब्द है ये किससे संबंधित है? देखिए प्यारे बच्चों, 2 शब्द है, एक है आपका माइक्रो और एक हमारा मैक्रो। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि, क्या होता है? व्यष्टि। और इसका मतलब होता है समष्टि। ठीक, ये दोनों जो शब्द है प्यारे बच्चों ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द, याद रखेंगे। और इन दोनों शब्दों को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? उस विद्वान का नाम है रैगनर फ्रिश। क्या नाम है? विद्वान जो था जिन्होंने सबसे पहले ये दोनों शब्द प्रयोग किया था, किसने, क्या नाम था उसका? रैगनर फ्रिश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, रैगनर फ्रिश। ठीक, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि प्यारे बच्चों इसको सूक्ष्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और इसको समष्टि को व्यापक अर्थशास्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यापक अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपको, कौन सा अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है? आय और रोजगार का सिद्धांत के नाम से किसको जानते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग्रीक शब्द, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? मूल्य का निर्धारण, एक वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे, कहां पर करेंगे? व्यष्टि में करेंगे। उत्पादन फलन के बारे में कि भाई कलम का जो उत्पादन करना है, उत्पादन से संबंधित जो भी बातें होगी हम लोग करेंगे यहाँ पर। वितरण तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग कि वितरण कैसे करेंगे,
है ना, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में वस्तु का वितरण कैसे हो। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। समग्र का अध्ययन कहां करते हैं? समग्र, तो जब भी बात आएगी समग्र, समग्र मतलब संपूर्ण, पूरा अर्थशास्त्र, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था मतलब समष्टि, 100 से समग्र 100 से समष्टि। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? जितनी भी हमारी आर्थिक समस्या है सबका कारण क्या है? सबका कारण यही है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती है और संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन सीमित होते हैं, सीमित का मतलब क्या है? बहुत कम मात्रा में, है ना, बहुत कम मात्रा में। इसी को बोलते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ, है ना। दुर्लभ मतलब बहुत कम जो चीज पाई जाती हो, बहुत सीमित मात्रा में, उसको बोलते हैं दुर्लभ। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया, सीमित की जगह दुर्लभ कर दिया, तो आपका क्या है? आंसर नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, गुलाब सबसे पढ़ के जाएंगे और इकोनॉमिक्स में फाड़ नहीं दिया तो फिर क्या है कि नहीं? बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है आप सबको। अगला हमारा क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के पांचों साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण? सरकार का नियंत्रण। सरकार का नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? सरकार को कौन चुनते हैं? जनता चुनते हैं, यानी कि जनता का नियंत्रण, यानी कि समाज का नियंत्रण, है ना। और सरकार का उद्देश्य क्या होगा भाई? लाभ कमाना होगा क्या? नहीं यार, सरकार अगर लाभ कमाने में उतर जाए, अपना पैकेट भरने में लग जाए, तो 5 साल के बाद उसको निकाल देंगे, जनता उसको चुनेगी ही नहीं। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा किसका काम करती है? सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? लोगों का, जो जनता है, जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं सरकार, है ना। बढ़िया बढ़िया योजना चलाना, महिलाओं को सेवा प्रदान करना, फ्री में बिजली देना, पानी देना, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल बनाना, शिक्षा के लिए स्कूल बनाना, है ना। तो जनता के कल्याण का काम करते हैं। तो बोलता है कि जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोगों का कल्याण करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या करना? कल्याण करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत योजना बना करके लोगों का कल्याण किया जाता है। तो दोनों हमारा हो जाएगा समाजवादी का नाम, और ये हो गया बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है, बताना है आपको। सामाजिक स्वामित्व। प्यारे बच्चों, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ पर उत्पादन के पांचों साधन पर, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, कुछ भी होता है, उस पर किसका नियंत्रण? सरकार का। सरकार का नियंत्रण मतलब सरकार को कौन चुनती है? जनता। जनता से क्या बनता है? समाज। तो बिल्कुल समाज का नियंत्रण होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो हमको बोला कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। आर्थिक स्वतंत्रता, बिल्कुल भाई, जब सरकार काम करेगा, जब सरकार काम करेगा तो आपको स्वतंत्र देगा क्या? नहीं देगा ना, है ना। प्राइवेट कंपनी को बंद कर देगा, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देगा। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, बिल्कुल जब सारा काम सरकार करेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? बैठ करके खाएगा पिएगा निष्क्रिय रूप से। कोई कंपटीशन होगा क्या? नहीं होगा। कोई निजी कंपनी ही नहीं है तो क्या एक दूसरे को कैसे कंपटीशन देगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी हमारा, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आर्थिक स्वतंत्रता, ये हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र का जनक है? अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति है, जाने इसको? पहचाने? बिल्कुल पहचान लिया सर, मेरा दादाजी है। चलो, इसका नाम क्या था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। कहां के रहने वाले थे एडम स्मिथ? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था एडम स्मिथ। प्यारे बच्चों, इन्होंने एक किताब लिखा है, जिस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति। राष्ट्र की संपत्ति नामक किताब किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने। कब लिखा था प्यारे बच्चों? तो सन 1776 में इन्होंने किताब लिखा था। एडम स्मिथ ने ये किताब लिखा था कब? 1776 में। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है? तो अर्थशास्त्र के बारे में कहा है एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? यानी कि कौन सी क्रिया है जिसको हम लोग अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री में शामिल नहीं करेंगे? ध्यान दीजिए, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। भाई हमारी आवश्यकता कैसी होती है? असीमित। बिल्कुल बात करते हैं असीमित आवश्यकताओं के बारे में अर्थशास्त्र में। सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं के बारे में बिल्कुल बात करते हैं भाई। तो भाई दोनों आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा कि
अर्थ की कौन सी क्रियाएं हैं अर्थशास्त्र की सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया था दोनों को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का निर्धारण या फिर इसका केंद्रीय समस्याओं का निर्माण जो समाधान है कौन करता है? केंद्रीय समस्या मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ये कौन ये करेगा, निर्णय लेगा? जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान दीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, सरकार भी होता है और सरकार के साथ साथ क्या होते हैं, निजी व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन होता है, जल्दी बताइए। जैसे हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो भारत में ज्यादा कौन पावरफुल है, अडानी और अंबानी है या फिर सरकार है? तो सरकार ज्यादा पावरफुल है ना, ये निर्णय लेगा ना क्या करना है, नहीं करना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार मतलब योजना तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, योजना तंत्र के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना तंत्र, योजना मतलब योजना बना करके सरकार करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एवं मात्राएं अर्थव्यवस्था की किस शाखा में निर्धारित होती है? एक कलम का कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे, एक बोतल का जो कीमत का निर्धारण, इस बोतल का कीमत का कितना कीमत होगा, ये सब का निर्धारण कहाँ करेंगे? इन सब का निर्धारण करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। कहां पर करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। हम आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस में सरकार की भूमिका नहीं है? कौन सा हमारा काम है जहां पर सरकार की भूमिका नहीं होती है? बताइए जल्दी से। सरकार कानून लागू करना, बिल्कुल सरकार की भूमिका होती है भाई। कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये सरकार का काम होता है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, आधारभूत संरचना मतलब कि पुल का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, हॉस्पिटल का निर्माण करना, स्कूल का निर्माण करना, बिजली व्यवस्था देना, तो ये सब काम है कि नहीं सरकार का? बिल्कुल ये सब काम है। लाभ कमाना नहीं यार, लाभ कमाना सरकार का उद्देश्य हो जाए जिस दिन, तो उस दिन क्या हो जाएगा, उसका स्वाहा हो जाएगा, उसको कुर्सी और गद्दी छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना। क्या करना? लोक कल्याण का काम करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सब देना, है ना, लोक कल्याण का काम करना। तो ये हमारा उसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये भूमिका नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है। तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत का बात करते हैं व्यष्टि में, व्यक्तिगत का बात करते हैं व्यष्टि में, व्यक्तिगत का बात करते हैं व्यष्टि में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? राष्ट्र का बात करेंगे समष्टि में। पूर्ण रोजगार, पूर्ण, कुल, है ना, ये सारे शब्द टेक्निकल शब्द है। पूर्ण रोजगार, संपूर्ण गरीबी, संपूर्ण रोजगार का स्तर, कुल कितना उत्पादन हुआ भारत में, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कहां पर करेंगे? समष्टि में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? हमने अभी कहा आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जानता है। किस नाम से? कीमत सिद्धांत के नाम से जानता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को। और समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत के नाम से जानता है। किस नाम से? आय तथा रोजगार का सिद्धांत, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को। तो हमको पूछा है व्यष्टि के बारे में, तो क्या बोलेंगे? कीमत सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? जल्दी बताइए। द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति, सन 1776 में इन्होंने किताब लिखा था। किसने? एडम स्मिथ ने लिखा था। किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया किसको बोलेंगे? आर्थिक क्रिया का मतलब वह क्रिया जिससे धन कमाया जाता है। जिससे क्या कमाया जाता है? धन कमाया जाता है, जिसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, अगर इससे मुझे पैसा मिल रहा है तो ये मेरा आर्थिक क्रिया कहलाएगा। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो ये आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगा। जैसे आपके माता जी क्या करते हैं? घर में खाना बनाने का काम करती है ना, हाउस वाइफ है ना, तो खाना बनाने का काम करते हैं, तो उसके खाना बनाने के कारण उसको पैसा मिलता है क्या? नहीं ना, वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन एक धोबी है, वो कपड़ा धो रहा है, आपका कपड़ा धो करके दे रहा है, तो उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो उसका आर्थिक क्रिया हुआ। ठीक, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर चिकित्सा के कार्य, भाई डॉक्टर लोग जो सेवा प्रदान करते हैं उसके बदले में क्या लेता है? पैसा लेता है कि नहीं लेता है? बिल्कुल लेता है सर। तो ये हमारा उसका आर्थिक क्रिया है। जो है वस्त्र का विक्रय करना, वस्त्र बेचना, भाई कपड़ा खरीदने चले गए हम, टी शर्ट लिए, तो टी शर्ट लेंगे दुकानदार से, तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा। तो भाई रुपया देना पड़ेगा, तो इससे उसको धन की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल ये आर्थिक क्रिया है ना। अध्यापक के द्वारा स्वयं अपने बच्चों को पढ़ाना, वाह रे भाई, कोई टीचर है और ये टीचर अपने बच्चे को खुद पढ़ा रहा है ना, अपना बच्चा है उसका और उसको पढ़ा रहा है, तो क्या उस बच्चे से पैसा लेगा क्या? इतना क्रूर तो नहीं होगा यार, इतना जालिम बाप नहीं देखे दुनिया में, है कि नहीं? जो अपने बच्चे को पढ़ाए और उसी से पैसा ले, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, वो कहां से लाके देगा फिर? तो भाई यहाँ पर ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। तो माता जी के द्वारा घर में खाना बनाना, है ना, आपकी प्यारी बहन के द्वारा आपका कपड़ा धोना, आपके कोई शिक्षक है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये सब का कोई आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इससे पैसा नहीं मिल रहा है उसको। आ रही बात समझ में? हाँ,
चले आगे बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल की प्रकृति का अध्ययन है, न कि उन पेड़ पौधों का जिससे जंगल बना है। यह कथन किसने दिया है? समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल का अध्ययन है। जंगल का अध्ययन का मतलब ये पूरा का पूरा जंगल हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? जंगल हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये हमारा जंगल। तो जब इस पूरे जंगल का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे नहीं, ये कहलाएगा समष्टि। संपूर्ण जंगल का अध्ययन समष्टि। लेकिन जब एक पेड़ का अध्ययन करेंगे तो ये व्यष्टि कहलाएगा। एक पेड़ का अध्ययन, जब एक पेड़ का अध्ययन करेंगे तो ये कहलाएगा व्यष्टि। एक पेड़ का अध्ययन करेंगे ये क्या कहलाएगा? व्यष्टि। लेकिन इस पूरे जंगल का एक साथ अध्ययन करेंगे ये कहलाएगा समष्टि। ये कथन किसने दिया था? गार्डनर एग्ले ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर एग्ले ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला उत्पादन संभावना वक्र अवधारणा जुड़ी है। उत्पादन संभावना वक्र का जो धारणा दिया था, कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था? याद रखेंगे, सैमुअलसन ने दिया था। किसने दिया था? सैमुअलसन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है? पूंजीवादी, समाजवादी और हमारा मिश्रित। तो याद रखेंगे, अमेरिका हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। याद रखेंगे, चाइना हमारा समाजवादी वाला देश है और भारत हमारा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर पूंजीवादी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश उत्पादन के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? भाई, जो देश पूंजीवादी देश है, तो पूंजीवादी देश वस्तु का उत्पादन करेगा तो उसके पास क्या है? पैसा है, पूंजी है बहुत ज्यादा। तो पूंजी जब ज्यादा है भाई, तो बड़े बड़े मशीन लगाएंगे और मशीन के माध्यम से उत्पादन करेंगे इसको। और जब वस्तु का उत्पादन मशीन से करते हैं तो इसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। कौन सा तकनीक? पूंजी प्रधान तकनीक। और जब हाथ से करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? श्रम प्रधान तकनीक। ठीक, तो जब हाथ से उत्पादन करेंगे तो श्रम प्रधान तकनीक कहलाएगा, जो कि नहीं है। पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कौन करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। और जो श्रम प्रधान तकनीक है, इसका प्रयोग कौन करते हैं? जो समाजवादी देश है। समाजवादी देश किसका प्रयोग करते हैं? समाजवादी देश श्रम प्रधान का प्रयोग करते हैं और पूंजीवादी देश पूंजी प्रधान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। व्यवस्था की जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? भाई, उद्यमी किसको बोलते हैं? उद्यमी बोलते हैं फैक्ट्री के मालिक को, जो कंपनी को चला रहा है वो है हमारा क्या? उद्यमी। जैसे इस संस्था को मैं और आपका राजा सर मिलाकर के चला रहे हैं, तो हम दोनों क्या हो गए? इस संस्था के मालिक हो गए, उद्यमी हो गए। एंट्राप्रेन्योर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो हम इसके बदले में क्या लेंगे? जल्दी बताइए सर। आप लोग लाभ ले रहे होंगे, प्रॉफिट ले रहे होंगे, है कि नहीं? जितना भी उत्पादन के साधन है 5, तो भूमि के बदले में क्या मिलेगा? तो भूमि के बदले में किराया लेना पड़ेगा, है ना। भूमि के बदले में क्या? किराया। पूंजी के बदले में ब्याज। श्रम के बदले में मजदूरी। भाई, जिसको मजदूरी पर जो मजदूर रहेगा, मजदूरी लेगा कि नहीं लेगा? और हम अपने बदले में क्या लेंगे? उद्यमी। उद्यमी मतलब एंट्राप्रेन्योर, जो मेन मालिक है वो क्या लेगा? लाभ लेगा, लाभ। और जो हमारा तकनीक है, तकनीक, उसके बदले में भी हमको क्या करना पड़ेगा? रुपया चुकाना पड़ेगा। ठीक, तो उद्यमी अपने बदले, यानी हम और राजा सर आपके क्या लिए? जोखिम लिए, रिस्क लिए कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, बच्चे हमसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, हम जो है क्वालिटी दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क है, इतना सारा सेटअप वोटअप हर चीज लगा दी। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर इस रिस्क के बदले में क्या लेंगे? लाभ लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, है ना। कि अपना समय हम अपना समय लगा रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, अपना जान माल लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ चाहिए ना, है ना। तो क्या चाहिए? लाभ चाहिए। हाँ यार, समझ रहे हो विनोद। निम्न में से कौन आर्थिक वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है? आर्थिक वस्तु, फिर दोबारा क्वेश्चन आया, जिसका कीमत हो, जिसको छू सके, जिसको देख सके। पंखा देख सकते हैं, छू सकते हैं, बाजार में इसका कीमत होता है, बिल्कुल आर्थिक वस्तु कहलाएगा। कॉपी देख सकते हैं, छू सकते हैं, कीमत होता है, बिल्कुल आर्थिक वस्तु कहलाएगा। कलम बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन सूर्य प्रकाश आर्थिक वस्तु नहीं है। क्यों? सूर्य प्रकाश, इसका कोई कीमत नहीं होता है। जो मन सब कोई धूप ताप लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर लगा दो, सब कोई प्रयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य प्रकाश का कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो उस ग्राफ, उस वक्र को क्या कहते हैं? जो आर्थिक समस्या को दर्शा रहा है। आर्थिक समस्या मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इस समस्या का समाधान हमारा कैसे, कौन ये दर्शाता है? कौन? तो ये दर्शाता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। कौन दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र, है ना। ये उत्पादन संभावना वक्र ही बताता है कि किसका उत्पादन, क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, सीमित संसाधनों का विनिधान क्या है? सीमित संसाधनों का विनिधान। तो सीमित संसाधनों का विनिधान का मतलब क्या है भाई? कि हमारे पास संसाधन सीमित मात्रा में है और हमारी आवश्यकता अनंत होती है। तो सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अनंत आवश्यकताओं को पूरा करना है। यही तो कहलाता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कौन लेते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था, तो भाई क्या उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कहां से होगा? बाजार से होगा, है ना। बाजार में वस्तु का कीमत क्या है,
बाजार में वस्तु का कीमत क्या है, कीमत को ध्यान में रख करके कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लेंगे कि भाई मेरे पास रिमोट है और ये कलम है, अब दोनों का देखेंगे कीमत कि बाजार में इसका कीमत 5 रुपया, इसका कीमत 10 रुपया, इसको बेचोगे तो 2 रुपया लाभ मिलेगा, इसको बेचोगे तो 1 रुपया लाभ मिलेगा, तो लाभ किस में ज्यादा मिल रहा है, रिमोट में, चलो रिमोट का उत्पादन करते हैं, क्योंकि लाभ इसमें ज्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, वहां पर मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बाजार को ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में, 3 भागों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही को क्या बोलते हैं, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या फिर केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 अर्थव्यवस्था होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, गलती से मिस्टेक टाइपिंग हो गया होगा। अवसर लागत क्या है, अवसर लागत ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, अवसर लागत किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये आपका गुलाब सर है, ठीक, अब गुलाब सर को ऑफर आया, एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है, 2 जगह से, स्कूल ए कह रहा है सर आप यहाँ पर पढ़ाइएगा ना आपको 40,000 देंगे, स्कूल बी कह रहा है मेरे यहाँ पढ़ाइएगा ना आपको 50,000 देंगे। अब आप बताइए ईमानदारी से कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल यार यहाँ पर 50,000 दे रहा है तो ज्यादा सुविधा होगा, तब ने दे रहा है तो यहाँ पर सुविधा ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अगर हम स्कूल बी ज्वाइन करते हैं तो स्कूल ए को छोड़ना पड़ेगा कि भाई दोनों जगह तो एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम तो सीमित मात्रा में संसाधन, हमारे पास समय तो सीमित मात्रा में 24 घंटा, ऐसा तो नहीं है मेरे पास 30 घंटा है आपके पास 24 घंटा है, तो हम एक ही जगह पढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर पढ़ाते यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो छोड़ना पड़ा ये अवसर जो मेरे पास था, अपॉर्चुनिटी, इसको त्यागना पड़ा, इसी को बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अवसर लागत, कि एक जगह पढ़ा रहा है तो दूसरा जगह हमको छोड़ना पड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, अवसर लागत। और अवसर लागत इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं हस्तांतरित आय। कौन सा आय, हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय का मतलब क्या हुआ कि हमने हस्तांतरण कर दिया कि भाई अब दूसरा टीचर आप रख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये पैसा आप दूसरे को दे दीजिए, हस्तांतरित कर दीजिए, इसी को बोलते हैं विस्थापित आय। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापित आय। ठीक है, विस्थापित आय यानी कि दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अरे समझ में, तो खोया हुआ अवसर बिल्कुल हमने खोना पड़ा, हमें वह विकल्प जिसका परित्याग किया गया हो, ये विकल्प था मेरे पास लेकिन हमने इसको त्याग दिया क्योंकि हमने बी को चुन लिया तो इसको त्यागना पड़ा, तो ये भी बात सही है। हस्तांतरित आय इसी को बोलते हैं हस्तांतरित आय, तो इनमें से सभी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, लाजवाब। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सेवाओं की श्रेणी में आता है, कौन आएगा सेवा की श्रेणी में। सेवा किसको बोलते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा चुकाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेवा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई को देख सकते हो आप, नहीं गुलाब सर को देख रहे हो, लेकिन मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, उसको देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे हो ना, उसी का मैं क्या ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ आपसे। आड़ी बात समझ में। तो जलपान गृह, जहां पर जलपान गृह का मतलब कि पेट पूजा है ना, कि भाई होटल में खाए पिए कुछ, तो क्या फ्री में खिला देगा, नहीं सर रुपया देना पड़ेगा, तो ये क्या है, एक प्रकार का सेवा है। बीमा, इंश्योरेंस करेंगे अपना लाइफ का, कि आगे जाकर के कोई दिक्कत आती है, आपकी समस्या आती है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपका इंश्योरेंस है तो आपका हेल्थ से संबंधित पैसा आपको मदद किया जाएगा, है ना, इंश्योरेंस। तो यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार का सेवा है, क्योंकि पैसा से जुड़ा हुआ, पैसा ले रहा है। कोचिंग पढ़ने जाएंगे, पढ़ाई एक प्रकार का क्या है, सेवा है, और पढ़ाई के बदले में टीचर को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा, है ना, 500 रुपया महीना, 600 रुपया महीना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए विनिधान होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था, कि भाई देश की अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, सभी लोगों का सुख समृद्धि हो, ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जहां पर सरकार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। तो सरकार मुख्य रूप से क्या करता है, लोगों के कल्याण करने का काम करता है ना, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था इसी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जल्दी से बताइए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था। तो सर ये बात तो आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले, एडम स्मिथ ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। किसने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान की तरह काम करता है, कभी आदर्श विज्ञान की तरह काम करता है। कौन विद्वान है जिन्होंने ये बात कहा था, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कभी ये वास्तविक विज्ञान की तरह, वास्तविक विज्ञान की तरह का मतलब क्या हुआ कि भाई ये भारत है, और भारत है तो हमारा अर्थशास्त्र, भारत का अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया हमने, तो पता चला कि भारत में बेरोजगारी का स्तर कितना है, 7%। भारत में गरीबी, ये क्या बोलते हैं, महंगाई का कितना प्रतिशत है, 8%। मान लीजिए भारत में महंगाई 8%, बेरोजगारी 7%, तो वास्तव में भारत में कितना है ये पता चल गया। अब कितना होना चाहिए, अर्थव्यवस्था ये भी बात कहता है ना कि भाई ये बहुत ज्यादा हो गया, अगर ऐसा है तो अर्थव्यवस्था पर डाउन चला जाएगा, तो कितना होना चाहिए, मतलब आदर्श मतलब कि बेरोजगारी 7% नहीं बल्कि 3% होना चाहिए, महंगाई 8% नहीं बल्कि 2% से लेकर के 6% होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर हो गया
तो फिर दिक्कत है भाई। तो वास्तविक भी है और कभी आदर्श भी बन जाता है। वास्तव में क्या है? तो 7%, 8%। क्या होना चाहिए? तो 3% होना चाहिए बेरोजगारी का स्तर, और 2 से लेकर 4% होना चाहिए आपका महंगाई का स्तर। आ रही बात समझ में? 2 से लेकर 6। तो ये बात हमारा, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था मिल्टन फ्रीडमैन ने। किसने कहा था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों, इनमें से किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? आर्थिक लागत इसको किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएंगे। ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको वैकल्पिक लागत बोला था, है ना, अवसर लागत जिसको बोला था हमने, अवसर लागत। अवसर लागत का ही दूसरा नाम है आर्थिक लागत। ठीक है, आर्थिक लागत, इसी को वैकल्पिक लागत के नाम से जाना जाता है, अवसर लागत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको हमने छोड़ना पड़ा था, स्कूल ए हमको छोड़ना पड़ा ना। स्कूल ए में जो हमको 40,000 मिला था, हमको उसने छोड़ दिया, हमने बी पढ़ाया, बी में। तो स्कूल ए जो छोड़ना पड़ा वो क्या था? आर्थिक लागत। निम्न में से कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? आपको 4 व्यक्ति दिया गया है, 4 व्यक्ति में से कौन वस्तु का उत्पादन कर रहा है? वस्तु का उत्पादन मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका कीमत हो। अरे बस समझ में, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अध्यापक, भाई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना एक प्रकार का क्या है? सेवा है, ये वस्तु नहीं है। क्या देख सकते हो? पढ़ाई को देख सकते हो क्या? भाई हमको देख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, प्यारे बच्चों अच्छा से पढ़ाई करना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ये बात हमने कहा, तो हम दिखाई दे आपको? नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिख रहा हूँ, मेरा शरीर दिख रहा है, बस मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो वो क्या है? सेवा है। कवि क्या कर रहा है? कविता पढ़ रहा है। कवि क्या कर रहा है? कविता सुना रहा है। और कविता से क्या मिला? मनोरंजन हो रहा है। तो मनोरंजन क्या है प्यारे बच्चों? वस्तु है या सेवा है? मनोरंजन जो मिल रहा है, मस्त हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इससे वस्तु बन रहा है क्या? नहीं ना, ये सेवा है। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, और खिलाड़ी क्रिकेट खेल करके देश की लोगों को क्या करता है? मनोरंजित करता है। ये क्या है? सेवा है। लेकिन बुनकर जो है, बुनकर टोकरी बुनने वाला, कपड़ा बुनने वाला, है ना, तो बुनकर क्या बना रहा है? कपड़ा बना रहा है। कपड़ा बन करके टी शर्ट बन के मार्केट में आएगा, खरीदेंगे, तो ये क्या हो गया? इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका कीमत है बाजार में। तो ये हुआ हमारा। तो बुनकर जो व्यक्ति है, ये क्या है? ये चला जाएगा हमारा उत्पादन करने वाला इकाई में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। उत्पादन के किस संसाधन को जो है, उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? लाभ, है ना, किसके आय को लाभ कहेंगे? तो भूमि का लगान, जो श्रम है, श्रम के बदले में ब्याज है, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, भूमि के बदले में लगान, और उद्यमी के बदले में लाभ, है ना, उद्यमी के बदले में लाभ। थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा, पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? जो पूंजीवादी देश होता है, तो पूंजीवादी देश में जो उत्पादन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कौन करते हैं? बड़े बड़े निजी व्यापारी करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। सरकार करते हैं क्या? नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार करते हैं। तो कौन करते हैं? पूंजीवादी उद्यमी, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, धनी व्यापारी, वो लोग करते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से हो, तो उसे क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये हो गया भारत की अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था का संबंध ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? तो जब एक देश की अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो, इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था। कि ये अमेरिका के साथ वस्तु का लेन देन कर रहा है, अरब के साथ कर रहा है, इधर से चीन के साथ सामान मंगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेन देन कर रहा है, यहाँ पर श्रीलंका से लेन देन कर रहा है। तो यहाँ क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। सभी कंपनी आ रहे हैं, यहाँ से कोई कंपनी बाहर भी जा रहा है, इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और जब कोई भी कंपनी, कोई देश विदेशी, कोई भी विदेशी कंपनी नहीं आए भारत में, भारत पूरा क्लोज, तो इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? खुली अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अवसर लागत को वैकल्पिक लागत या हस्तांतरित आय भी कहा जाता है, हस्तांतरण आय या विस्थापित आय भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, पहले हमने आपको करा दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या का सही से व्याख्या कर सकते हैं? तो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से आप किसका जो है व्याख्या कर सकते हैं? तकनीकी प्रगति का, टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल कितना तकनीक प्रगति हुआ, है ना, आर्थिक समृद्धि का, कि उत्पादन कितना हो रहा है, आर्थिक विकास कितना हो रहा है, आर्थिक कुशलता, कि भाई जो उत्पादन करने की जो कुशलता है, उसमें कितना वृद्धि हो रहा है। ये सारा चीज का हम लोग का यहाँ पर समाधान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया था? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, 2 भागों में। किसने? जल्दी बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, रैगनर फ्रिश ने ये शब्द सबसे पहले प्रयोग करते हैं, उन्होंने ही बांटा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन के संसाधनों के रूप में उद्यमी का क्या कार्य है? जो उत्पादन करने वाला जो उद्यमी है, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, ओनर होता है, वो क्या काम करता है भाई? तो वो क्या काम करता है? जल्दी से बताइए। वो क्या करता है? पहले बच्चों रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है ना। जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो क्या करता है? मजदूरों को इकट्ठा करता है
है ना, वो क्या करता है, अपना पूंजी निवेश करता है ना, वो क्या करता है, सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से चलाने का काम करता है ना, व्यवस्थित करता है। ठीक, तो संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, उत्पादन के खतरे यानी रिस्क को लेना, ये सारा काम करता है कौन, उद्यमी करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? कौन सा स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र है ये दाईं ओर खिसक जाता है? ये हमारा ये हो गया, इससे इधर चला गया दाईं ओर, है ना। तो दाईं ओर कब जाएगा? जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, है ना। जब उत्पादन हमारा इतना हो रहा है तो इतना है, लेकिन ये उत्पादन हमारा बढ़ के इतना हो गया, है ना। तो उत्पादन जब बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि हुआ, तभी जाकर के ये दाईं ओर जाएगा। और उत्पादन में वृद्धि कब होगा? जब ज्यादा मजदूर लगाएंगे, जब ज्यादा मशीन लगाएंगे, जब टेक्नोलॉजी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि कब होगा? जब ज्यादा संसाधन होगा मेरे पास, जब उपभोक्ता की वृद्धि होगी, जब टेक्नोलॉजी सुधार ज्यादा होगा। नहीं, उपभोक्ता की वृद्धि से उतना नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के सुधार से, भाई नया नया मशीन आएगा, ज्यादा मात्रा में मशीन लगाएंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर दिए किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त यार को, जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको वीडियो नहीं मिल रहा है अच्छा वाला, तो ये क्वालिटी वाला वीडियो उसको भेज दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स, है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गेस क्वेश्चन चाहते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आ जाए, ये सारा चीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उम्मीद बैच में ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा बैच? उम्मीद बैच, है ना, जहां पर चैप्टर 1 से बेहतरीन तरीके से आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, 75 43 044 368 इस पर मैसेज कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से आप लोग क्या करेंगे, उम्मीद क्लासेस UMID उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न अर्थशास्त्री में से किस कौन जो है कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा का कौन नहीं है? मार्शल, पिगू, कैनन, ये तीनों का तीनों कल्याणवादी विचारधारा का है। तीनों क्या कहता है? तीनों कहता है कि भाई अर्थशास्त्र में ज्यादातर क्या होना चाहिए, लोगों के कल्याण की बात होनी चाहिए, है ना, लोगों का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, ये बात कहता है तीनों। लेकिन ये जो जेबीसी है ये कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आई होप ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आप जाते जाते प्यारे बच्चों प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ये सेशन आप सबको कैसा लगा, एंड पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।